नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 1.5 करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज़ जो है आराम से देखो, ठीक है? तो देखो हमारा जो यहाँ पहला प्रश्न है वो है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन-कौन परिमेय है और कौन-कौन अपरिमेय है, ठीक है? तो यहाँ पर जो हमें संख्याएँ दी हुई है, इनमें से कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है वो हमें बताना है। तो इसके लिए देखो हमने सबसे पहली जो वीडियो है इस चैप्टर की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वाली, उसमें सीखा था कि अगर हमारे पास में एक परिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या है, ठीक है? और अगर मैं इसको जोड़ता हूँ तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा? एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ये हमने सीखा था। अगर प्लस की जगह मैं इनको घटाता हूँ तब भी मुझे अपरिमेय संख्या ही मिलती है ना? और अगर यहाँ पर मैं इन दोनों का गुणा करता हूँ तब भी मुझे अपरिमेय संख्या मिलती है और भाग करता हूँ तब भी मुझे क्या मिलती है? अपरिमेय संख्या मिलती है। बस शर्त है कि जो ये परिमेय संख्या है वो आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। तो समझ में आए? चाहे इनके बीच में प्लस हो, माइनस हो, गुणा हो, भाग हो, तब एक परिमेय और एक अपरिमेय होने पर मुझे रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा? एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। जैसे पहले प्रश्न में देखो, 2 परिमेय संख्या है ना? -√5 है ना? तो 2 परिमेय है और उसमें से मुझे अपरिमेय संख्या को घटाना है, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो इसका उत्तर क्या होगा? अपरिमेय संख्या। यानी ये एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण भी समझो। देखो 2 में से मुझे क्या घटाना है? √5 घटाना है। तो 2 में से √5 का मान क्या होता है? √5 का मान होता है 2.236 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो दशमलव के बाद में ये अनंत हमें क्या है? अंक मिलेंगे और कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, ठीक है? तो अगर मैं 2 में से इस संख्या को घटाऊंगा तो 2 में से 2 चला जाएगा, क्या बचेगा? 0 बचेगा और 0 के बाद आएगा 0.236 डॉट डॉट डॉट, यानी ये एक जो है मुझे अपरिमेय संख्या ही मिल रही है। परिमेय तो मुझे मिल नहीं रहा है इसमें। बात समझ में आई? तो जब भी हम एक परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या चाहे जोड़े, घटाए, गुणा करें या भाग करें, तब हमें एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। आ गया समझ में? अब देखो सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें सेकंड प्रश्न है, √3 प्लस √23 और इन दोनों को हमें जोड़ना है, फिर इसमें से हमें √23 को घटाना है। तो इसको हम पहले सरल करेंगे। तो इसका देखो सरल रूप क्या हो सकता है? पहले ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस √23 और आगे क्या है? माइनस का √23। तो देखो √23 में से अगर मैं √23 को घटाऊं, है ना, किसी संख्या में से मैं अगर उसी संख्या को घटाऊं तो मेरा उत्तर क्या आता है? 0 आता है। यानी ये दोनों तो हट गए यहाँ से क्योंकि ये 0 हो गया। अब मेरे पास बचा क्या? हमारे पास बचा केवल 3, और 3 क्या है? परिमेय है या अपरिमेय? परिमेय संख्या है ना। तो ये जो संख्या होगी वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, ठीक है? यानी सरल करना पड़ेगा और सरल करने के बाद हमें डिसाइड करना है कि परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। थर्ड में देखो, 2 गुणा √7, यहाँ गुणे का निशान है ना, 7 गुणा √7, और जब संख्याएं ऊपर नीचे गुणे में होती है तो एक दूसरे को हम काट सकते हैं, यानी भाग दे सकते हैं। तो √7 में √7 का भाग दूंगा तो भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। यानी मैं ऊपर नीचे इसको क्या कर सकता हूँ? हटा सकता हूँ, काट सकता हूँ, ठीक है? तो मेरे पास अब उत्तर क्या बचा? मेरे पास उत्तर बचा 2/7। अब ये एक P/Q का रूप है, यानी ये क्या हो गया? एक परिमेय संख्या हो गई, तो ये भी परिमेय होगा। फोर्थ देखो, 1/√2। अब ये सरलतम रूप है, इसको हम और सरल नहीं कर सकते, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर क्या है? एक परिमेय संख्या है, नीचे क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और दोनों में क्या हो रहा है? भाग हो रहा है, ठीक है? तो जब एक परिमेय है, दूसरी अपरिमेय है, बीच में अगर जोड़ है, बाकी है, गुणा है या भाग है, तब आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, है ना? तो इसका उत्तर भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, ठीक है? फिफ्थ देखो, 2 गुणा पाई। अब देखो पाई जो है यहाँ पर एक अपरिमेय संख्या है और 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो जब गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए।
यानी हमें यहाँ पर नीचे व्यंजक दिए हुए हैं, इनको हमें सरल करना है। तो देखो यहाँ पहले प्रश्न में अगर हम ध्यान से देखें तो 3 + √3 यानी एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ता हूँ तो ये पूरी एक अपरिमेय संख्या बनती है, ये भी एक अपरिमेय संख्या बनती है, और इन दोनों का मुझे क्या करना है, गुणा करना है। तो जैसे हम कक्षा 8 में बीजीय व्यंजकों का गुणा करते थे वैसे ही इनका गुणा करना है। तो पहले प्रश्न को ध्यान से समझना, देखो कैसे करना है। प्रश्न लिख देता हूँ, 3 + √3 गुणा 2 + √2। पहले इस 3 का इस पूरे से गुणा करेंगे, फिर इस √3 का इस पूरे से गुणा करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 का इस पूरे से गुणा करेंगे, यानी 2 + √2 से गुणा करेंगे। फिर इस +3 का, ये आगे प्लस लगाना है ना, +√3 का इस पूरे से गुणा करेंगे, 2 + √2 से। अब देखो वितरण नियम का प्रयोग करना है। 3 का पहले इससे गुणा, फिर इसके आगे वाले से गुणा करना है। तो 3 का पहले 2 से गुणा करो, 3 × 2। फिर देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, बीच में इंटू, प्लस इंटू प्लस प्लस। अब 3 का गुणा किससे करना, √2 से, तो ये हो गया 3 × √2। फिर आगे प्लस का निशान है और ये भी प्लस है, तो प्लस गुणा प्लस प्लस होगा। अब √3 का पहले इससे गुणा करना है, फिर ये आगे वाले से गुणा करना है। तो √3 का गुणा किससे हो जाएगा, 2 से, फिर प्लस, देखो दोनों प्लस है तो प्लस आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस। अब √3 का √2 से गुणा, तो √3 × √2, ठीक है। अब इसका गुणा करो, 3 दूनी कितना हो गया, 6, प्लस 3 √2। जब भी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का हम गुणा करते हैं तो बीच में से हम गुणे के निशान को हटा देते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 √2 लिख सकते हैं। अब जब अपरिमेय संख्या आगे हो, परिमेय संख्या पीछे हो, तो परिमेय संख्या को हम आगे ला सकते हैं, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो प्लस का निशान लगाएंगे, 2 आगे आ जाएगा, √3 पीछे चला जाएगा, प्लस √3 इंटू √2। तो देखो एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि √a × √b है, ठीक है। तो इन दोनों को हम अलग अलग नहीं करके एक लिख सकते हैं, बड़ा रूट ले लेंगे, इसको a × b लिखेंगे, यानी a b लिख देंगे, बीच में गुणे का निशान आ जाएगा। समझ आया? तो इस प्रॉपर्टी का हम उपयोग करेंगे और इसको लिख सकते हैं, बड़ा रूट ले लेंगे, 3 × 2, यानी 3 और 2 अंदर आ जाएगा, ये हो गया 6, प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 और 3 दूनी 6, अंदर गुणा हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा √6। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखो, इसका सेकंड है 3 + √3 गुणा 3 - √3। तो देखो एक सर्वसमीका हमने पढ़ी थी, a + b गुणा a - b, यानी कि जब पहला पद और दूसरा पद, आगे भी पहला पद और दूसरा पद समान हो लेकिन बीच में यहाँ प्लस हो और यहाँ माइनस हो, तब हमें क्या करना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करना है। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सर्वसमीका हमने कक्षा 8 में समझी थी, है ना। तो इसका उपयोग हमें यहाँ करना है। ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया। यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है, तो इसको हम सीधा कर सकते हैं, कैसे, a² माइनस b²। अच्छा a यहाँ पर क्या है, 3 है, b यहाँ क्या है, √3 है, ठीक है। अब 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका इसी से गुणा, 3 × 3 कितना हो गया, 9, 3 × 3 9, माइनस। अब देखो √3 का वर्ग, इसको ध्यान से समझना, √3 का वर्ग होता है कि उसका उसी से गुणा, यानी √3 का √3 से गुणा, और √3 का √3 से गुणा मतलब बड़ा रूट ले लो और 3 को अंदर भेज दो, तो 3 × 3, दोनों को गुणा करो तो कितना हो गया, 3 × 3 = 9, ठीक है। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, ठीक है। अब मैंने इसको डिटेल में समझाया, लेकिन अब आप हमेशा याद रखना कि जब एक वर्गमूल हो, ठीक है, और इसका हम अगर वर्ग करते हैं तो इस वर्गमूल से वर्ग हट जाता है और उत्तर हमारा जो इसके अंदर होता है वही आता है, यानी 3 आ जाएगा इसका उत्तर। तो √3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 9 में से 3 को हम घटाएंगे तो 9 में से 3 गया, कितना बचा, 6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इन दोनों का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये मैंने यहाँ पर कैसे किया, तो इसकी प्रॉपर्टी लिख दो कि a + b गुणा a - b जो है वो क्या होता है, a² - b² होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इसके पास में लिख सकते हो। अब देखो थर्ड क्या है, थर्ड है
√5 प्लस √2 और उसके ऊपर क्या है, इस पूरे का क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो देखो एक हमने सर्वसमीका पढ़ी थी। क्या सर्वसमीका पढ़ी थी कि a प्लस बी की घात 2 बराबर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये सर्वसमीका हमने पढ़ी थी, है ना। ठीक है, तो इस सर्वसमीका का उपयोग हमें यहाँ करना है। ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। तो यहाँ पर a की जगह मैं ब्रैकेट लिख रहा हूँ ना, a² प्लस 2ab प्लस, इसको हटा देता हूँ मैं, b² प्लस b²। इसके आगे आप कॉपी में इसकी प्रॉपर्टी लिख देना, है ना। अब a क्या है, √5 है, b क्या है, √2 है ना। अंदर क्या आता है, 2 गुणा a गुणा b, यानी a क्या है, √5 और b क्या है, √2। अब इसको सरल करो। अभी मैंने बताया था कि वर्गमूल भी हो और वर्ग हो तो ये दोनों हट जाएंगे, उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। प्लस 2 गुणा √5 गुणा √2, तो ये क्या करेंगे, इसको बड़ा रूट लेंगे और इन दोनों को गुणा कर देंगे अंदर, समझ आया। प्लस ये रूट और ये वर्ग दोनों हट जाएंगे, वर्ग और वर्गमूल आपस में हट जाएंगे, उत्तर क्या आएगा, 2। ये हो गया 5 प्लस 2, 5 दूनी 10, है ना, तो अंदर √10 होगा, प्लस ये कितना हो गया, 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर 5 और 2 इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, है ना, तो इनको जोड़ लेते हैं। 5 और 2 कितना हो गया, 7 प्लस 2√10, ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, क्या हुआ, 5 और 2 को मैंने जोड़ दिया, कितना हो गया, 7, क्योंकि जो जुड़ता है तो उसको हमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ देखो, अंतिम फोर्थ यहीं कर देता हूँ इसके नीचे। वापस देखो, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, तो a माइनस बी गुणा a प्लस बी, वही प्रॉपर्टी का उपयोग हो रहा है। ठीक है, और प्रॉपर्टी क्या थी, बता देता हूँ फिर से। प्रॉपर्टी थी कि अगर एक बार दोनों को हम जोड़ते हैं और एक बार हम दोनों को घटाते हैं तो क्या होता है, a² माइनस b² होता है। तो इसकी जगह मुझे ये लिखना है। ठीक है, तो यहाँ ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया। तो हम क्या करेंगे, a² माइनस b², a² माइनस b²। अच्छा, a यहाँ पर क्या है, √5 है, b यहाँ पर क्या है, √2 है। अब वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 5, माइनस यहाँ भी वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 2। 5 में से 2 को घटाएंगे, फाइनल उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। प्रश्न संख्या 3 है, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और उसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d। तो पहले मैं जो प्रश्न पढ़ा है उसको समझा लेता हूँ कि देखो हमने एक सूत्र पढ़ा था कि जो परिधि होती है क्लास 7 में, है ना, परिधि बराबर क्या होता है, 2πr, यही सूत्र होता है। अब परिधि को इसमें क्या मानना है, हमको c मानना है, तो परिधि मैंने c ले ली और ये हो गया 2πr, तो मैं पाई आगे ले लेता हूँ, 2 को पीछे ले लेता हूँ, क्योंकि ये गुणे में है तो आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये पाई इधर आ गया, 2 बीच में आ गया और हो गया 2r। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। अब 2 गुणा r, 2 गुणा r क्या होता है, व्यास होता है ना। तो व्यास को मैं क्या मान लेता हूँ, d मान लेता हूँ। तो c बराबर क्या हो गया, पाई गुणा d। अब d यहाँ गुणे में है, इसको बट्टे में भेज लेते हैं, तो c/d मुझे क्या मिलता है, पाई मिलता है। ठीक है, यही हमें प्रश्न कह रहा था कि पाई बराबर क्या होता है, c/d होता है। ठीक है, अब प्रश्न आगे क्या कह रहा है, तो आगे पढ़ते हैं। इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे। तो देखो, हमने परिमेय संख्या की क्या परिभाषा पढ़ रखी है कि जो परिमेय संख्या होती है उसे हम p/q के रूप में लिखते हैं। तो पाई को भी हमने किस में लिखा है, बट्टे के रूप में लिखा है। तो इसका मतलब पाई तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। अच्छा, आगे परिमेय संख्या की क्या परिभाषा है कि जहाँ p और q जो है वो क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। और एक शर्त है कि q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है कि जो ये c और d है वो परिमेय अपूर्णांक संख्या है। पहली बात तो ये, तो यही हमारा अंतर्विरोध नहीं आ रहा है, समझ गए। तो पहले तो ये प्रश्न कहना चाहता है कि जब मैं पाई को c/d के रूप में लिख सकता हूँ तो ये परिमेय क्यों नहीं है, ये अपरिमेय क्यों है। ठीक है, तो इसका उत्तर मैंने पहले से लिख दिया है। उत्तर क्या होगा, इस तथ्य का कोई अंतर्विरोध नहीं है।
है ना, कि भाई ये कोई शक नहीं है कि ये परिमेय होगा, ये एक अपरिमेय ही है। अब क्यों है, तो देखो, क्योंकि या तो सी या फिर डी अथवा दोनों अपरिमेय होने के कारण पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। ये इसका उत्तर हो गया। अब कैसे, कि भाई परिमेय कब होगा, जब पी और क्यू हमारा क्या हो, पूर्णांक हो। समझ आया। लेकिन यहाँ पर सी और डी जब इनको हम स्केल से मापते हैं, इसकी लंबाई को जब हम स्केल से मापते हैं, ठीक है, तब हमें उनका निकटतम मान प्राप्त होता है, सटीक मान प्राप्त नहीं होता। अब आप कहोगे सर सटीक और निकटतम क्या है, तो देखो एक संख्या रेखा पर हमें परिमेय संख्या भी मिलती है और एक अपरिमेय संख्या भी मिलती है ना। तो जब हम किसी भी लंबाई को मापते, जैसे यहाँ पर बात कर रहा है वृत्त की, ठीक है, तो इस वृत्त को अगर मुझे मापना है तो मैं क्या करूँगा, एक धागा लूँगा, इसके चारों ओर लपेटूंगा, फिर उस धागे को जितना माप है इसका स्केल से मापूंगा, लेकिन उस स्केल से मैं सटीकता से नहीं माप सकता, ठीक है, क्योंकि संख्याएं बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत छोटी छोटी संख्याएं होती है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे माप सकता हूँ, इसको निकटतम परिमेय मान के रूप में प्राप्त कर सकता हूँ, सटीक मान के रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। और जब हम इसको सटीक मान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो या तो हमें सी जो है वो अपरिमेय मिलेगा या डी अपरिमेय मिलेगा, ठीक है, या दोनों अपरिमेय मिल सकते हैं। यही कारण है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अब इसको मैंने नीचे भी समझाने की कोशिश की है कि वृत्त की परिधि अथवा व्यास की लंबाई को मापने पर हम उसका निकटतम परिमेय मान प्राप्त करते हैं, न कि सटीक मान प्राप्त करते हैं। समझ आया। तो आपको केवल इतना सा ही लिखना है और आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, यानी आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो इस प्रश्न को समझाने के लिए आपको मेरे इस चैप्टर की सबसे पहली वीडियो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की वीडियो है वो देखनी है। इसमें मैंने समझाया है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल है और उसको मुझे संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो उसके क्या क्या स्टेप होंगे। जब आप इस वीडियो को देखोगे, समझोगे, तब आपको ये प्रश्न बहुत सरल लगने लगेगा, है ना। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स जो है मैं टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करवा दूंगा। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, चैनल, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक वहाँ पर अवेलेबल है, लिंक पर आप क्लिक करना। अगर आपके पास भी टेलीग्राम है तो आप सीधा जो है मुझसे जुड़ जाएंगे और आपको ये नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। यही नहीं, वहाँ पर जो मेगा टेस्ट सीरीज होती है, जैसे इस चैप्टर की जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं एक टेस्ट अवेलेबल करवाऊंगा, वो टेस्ट भी आपको जो है देना है और उसके सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो इस प्रश्न को आपको कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक सरल रेखा बनाएंगे, यानी कि एक संख्या रेखा बनाएंगे। ये हो गई हमारी संख्या रेखा। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो हमें संख्या दी हुई है, जैसे यहाँ संख्या दी है √9.3, तो अंदर क्या संख्या है, 9.3 है। तो हमें स्केल की सहायता से 0 से 9.3 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लेना है, ठीक है। तो यहाँ संख्या रेखा पर मान लो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ ए, ठीक है। तो ए पॉइंट से, है ना, ए पॉइंट से हमें कितना सेंटीमीटर लेना है, 9.3 सेंटीमीटर लेना है। तो देखो ये हो गया 9 के बाद छोटी छोटी लाइनें 1 2 और 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 9.3 सेंटीमीटर। इसे हमें नाम देना है बी, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ संख्या रेखा को, ठीक है। अब हमें पॉइंट बी से 1 सेंटीमीटर और लेना है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, पॉइंट ए से हमें 9.3 सेंटीमीटर का एक पॉइंट लेना है, फिर जो पॉइंट मिलता है उसे बी नाम देना है, बी से हमें 1 सेंटीमीटर का और एक पॉइंट लेना है, ठीक है। तो यहाँ बी से 1 सेंटीमीटर का पॉइंट लेना है, ये रहा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसे हम नाम देंगे सी। स्टेप समझ में आया। सबसे पहले ए बी हमने कितना लिया, यहाँ लिख देता हूँ, ए बी हमने कितना लिया 9.3 सेंटीमीटर। फिर बी सी हमने कितना लिया, बी सी हमने लिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब टोटल ए सी कितना हो गया,
तो AC हो गया 9.3 प्लस 1 बराबर 9 में 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा AC। अब हमें जो ये AC मिला है इसका अर्धक करना है। ठीक है, तो अब AC का अर्धक, ठीक है, AC का हमें क्या करना है, अर्धक करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता लेंगे। प्रकार की जो नोक है इसको पॉइंट A पर रखेंगे और प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलेंगे। अर्धक करने के लिए हम जानते हैं कि उसका हमें क्या करना पड़ेगा, लंब समद्विभाजन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना कि जो लेंथ हमें दे रखी है उसको प्रकार से आधे से ज़्यादा खोलना। तो मैंने इसको आधे से क्या करा, ज़्यादा खोल दिया। ठीक है, अब एक चाप ऊपर लगाना है, इसी से एक चाप नीचे लगाना है। अब मैंने किसका अर्धक किया, AC का। तो पहला प्रकार का जो नोक है वो कहाँ रखा, 1 पर। अब कहाँ रखेंगे, C पर, और C पर रखकर ऊपर नीचे चाप काटेंगे। जहां ये चाप कटेंगे इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो बिंदु मिले, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। इन दोनों बिंदुओं को हमें डॉट लाइन से मिलाना है। कुल मिला के ये जो संख्या रेखा है यहाँ पर एक हमें बिंदु चाहिए, तो इसके लिए आपको यहाँ पर एक डॉट बनाना है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें क्या मिल जाएगा, एक बिंदु मिल जाएगा। इस बिंदु को मैं O नाम दे देता हूँ। ठीक है, अब इसका अर्धक हमने किया है तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक अर्धवृत्त प्राप्त होगा। तो अर्धवृत्त प्राप्त करने के लिए क्या करना, प्रकार की जो नोक है उसको O पॉइंट पर रखना है, उसको या तो A तक खोलना है या C तक खोलना है। ठीक है, ये A से C तक खोलना है इसको। अब इसको घुमा देना है तो हमें एक अर्धवृत्त प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमें क्या प्राप्त हो गया, एक अर्धवृत्त प्राप्त हो गया। अब आगे हमें क्या करना है, पॉइंट B से एक 90 डिग्री का जो है एक लाइन हमें खींचनी है यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए हम चंदे की सहायता लेंगे। कहाँ से करना, अपने को B पॉइंट से। तो चंदे का जो ये बीच का पॉइंट है उसको B पर रखना है और ये जो लाइन इधर जा रही है उसको इसकी सीध में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया मेरा B पॉइंट, लाइन मिल गई। ठीक है, अब देखो 90 डिग्री कहाँ जा रहा है, इधर से चेक करो, इधर से 0 ऊपर की ओर है। ठीक है, और 90 कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ मैं एक पॉइंट लगा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस B पॉइंट और इस जो हमने ये पॉइंट लिया है इस पर हमें स्केल को रखना है और 90 डिग्री का कोण बनाना है। और वो कहाँ तक बनाना है, ये जो आधा वृत्त है यहाँ तक हमें वो कोण बनाना है। तो हम क्या करेंगे, स्केल को दोनों पॉइंट पर रखेंगे, लेकिन हम ये जो हमने अर्धवृत्त प्राप्त किया है इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ तक हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, अब ये जो हमने इसे हम ये जो पॉइंट प्राप्त हुआ है इसे हम D नाम दे देते हैं। अब ये जो BD है, ठीक है, वो कितनी है, वो हमें प्राप्त होगी √9.3। ठीक है, ये हमने संख्या रेखा पर जो है √9.3 को दर्शाया। लेकिन अब इसका हम सत्यापन करेंगे कि ये √9.3 हमें प्राप्त होता है, ये जो लंबाई है वो √9.3 है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट O और पॉइंट D को मिला देंगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे। मिला दिया। अब देखो हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा OBD, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा OB और D। अब मुझे इसका सत्यापन करना है, तो इसके लिए जो जो चीज़ें हमारे पास है पहले हम उसको लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखो हमने AC का क्या करा, अर्धक करा। तो ये जो बड़ी लेंथ है AC, इसके मैंने 2 भाग करे, है ना। तो यहाँ पर अगर मुझे OC का मान निकालना है तो क्या मैं OC का मान निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। OC क्या है, इस पूरे की आधी है। ये पूरा क्या है, AC, और इसका मुझे क्या करना है, आधा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, OC। यानी अगर मैं AC में 2 का भाग दूंगा तो ये आधा हो जाएगा। अब AC मेरा कितना है, तो AC मैंने निकाला 10.3, ठीक है, बट्टा 2 सेंटीमीटर। तो 10.3 बट्टा 2 क्या हो जाएगा, हमारा OC हो जाएगा। ठीक है, अब OC हमारे पास आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए OB। क्यों चाहिए OB, तो देखो यहाँ पर जो है हमें एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हो रहा है ना। कौन सा, OBD। OBD। अब इस समकोण त्रिभुज में क्या है, ये हमारा है आधार, ये है लंब
और ये क्या है, कर्ण है। ठीक है, अब OB हमारे पास नहीं है, हमें लंब ज्ञात करना है। लंब मुझे क्या लाना है, लंब मुझे √9.3 लेके आना है, ये हमें प्रूफ करना है, सत्यापित करना है। ठीक है, अच्छा कर्ण क्या हो सकता है, तो कर्ण हमारा OC हो सकता है। कैसे हो सकता है, अब इसको समझो। ये जो OD है वो OC हो सकता है। कैसे, देखो O से C क्या है, एक अर्धवृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और त्रिज्या हर जगह, वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो कहाँ पर भी हम खींचेंगे वो क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो OC अगर त्रिज्या है तो OD भी हमारी क्या है, त्रिज्या है ना। तो OD का जो मान है वही होगा जो OC का मान है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ जो OD है हमारा वो क्या होगा, 10.3/2 सेंटीमीटर होगा। तो OD तो हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, OB निकालना है, आधार का मान निकालना है। अब OB कैसे आएगा, देखो OB कैसे निकलेगा। अगर इस पूरे OC में से मैं इस BC को निकाल दूं, ठीक है, इस BC को निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, OB मिल जाएगा, है ना। अब OC मेरे पास कितना है, तो OC मैंने लिया है 10.3/2, फिर ये माइनस, अच्छा BC कितना है, ये मैंने 1 सेंटीमीटर लिया था, है ना। तो BC हमारा हो गया 1। अब ये बट्टे वाली संख्या है तो 1/1 कर देता हूँ इसको। अब इसको सरल करते हैं तो एलसीएम मेरा कितना आएगा, 2। इन दोनों का गुणा करके नीचे लिखेंगे। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो 1 का 10.3 से गुणा 10.3, 2 का 1 से गुणा 2, घटाएंगे 10.3 में से 2 गया, क्या बचेगा 8.3/2 सेंटीमीटर। तो ये मेरा क्या आ गया, OB भी मुझे मिल गया। अब यहाँ जो OB है वो क्या हो गया, हमारा आधार हो गया। तो ये जो OB है वो आधार हो गया। OD क्या हो गई, OD हमारा कर्ण हो गया। ठीक है, और ये जो BD है वो हमारा क्या हो गया, लंब हो गया। तो BD को मैं यहाँ क्या मान लेता हूँ, x माना। जो BD है हमारा वो क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। अच्छा BD क्या है, तो BD यहाँ हमारा क्या है, लंब है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज OBD लेंगे। अब थोड़ा ध्यान से समझना इसको। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज OBD में, ठीक है, यहाँ समकोण त्रिभुज लिख देना आप। समकोण त्रिभुज OBD में हम एक सूत्र जानते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें लंब चाहिए। तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग, ये हम जानते हैं। इसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, है ना। अच्छा लंब हमने क्या माना, x, तो इसको मैं x का स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, कर्ण हमारा क्या है, तो देखो कर्ण हमारा है 10.3/2 का वर्ग, यहाँ पॉइंट है, माइनस आधार क्या है 8.3/2 का वर्ग। ठीक है, अब x स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, देखो a² - b² क्या होता है, a + b × a - b, है ना, ये सूत्र होता है। तो ये a² हो गया और ये b² हो गया। तो एक बार हम 10.3/2 और 8.3 को जोड़ते हैं और एक बार हम इसको घटाते हैं, यानी a + b और a - b, ऐसा करते हैं। तो यहाँ क्या होगा 10.3/2, एक बार 8.3 हम इसमें जोड़ेंगे और दूसरी बार क्या करेंगे कि इसको घटाएंगे। 10.3/2 माइनस 8.3/2। ठीक है, अब जोड़ना आसान है, कैसे, क्योंकि इनका जो लसअप है वो कितना आएगा 2, तो ऊपर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। तो ये हो गया 18.6/2। इसमें भी एलसीएम हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। अब इनको हमें घटाना है, तो देखो 10.3 में से 8.3 घटाओ, 3 में से 3 गया 0, 10 में से 8 गया 2, क्या आया 2.0, यानी क्या 2। अब देखो ऊपर आ गया 2, 2 से 2 कट गया, कितना आया 1। अब देखो यहाँ पर x² बराबर 18.6 में मुझे 2 का भाग देना है। 18.6 में मुझे किसका भाग देना है, 2 का। तो देखो 2 से अगर मैं यहाँ से इसको पहले काटूँ तो 2 9 18 और 2 3 6, क्या मिलेगा 9.3। तो यहाँ पर मैं इसको जब डिवाइड करूँगा तो मुझे 9.3 मिलेगा। अब ये वर्ग है वो इस तरफ आएगा तो वर्ग यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो x बराबर ये वर्ग उधर जाएगा तो हो जाएगा वर्गमूल, और यहाँ पहले से क्या है 9.3। तो देखो x मुझे क्या मिला, √9.3, यानी ये जो लेंथ है वो कितनी है
√9.3 है। ये हमने इसको सत्यापित भी कर दिया। अब एक अंतिम काम और बाकी है हमारा। प्रश्न था संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो हमने ये तो सत्यापित कर लिया कि ये जो बी और डी की लेंथ है वो कितनी है, √9.3 है। लेकिन अभी हमें संख्या रेखा पर वो पॉइंट बताना पड़ेगा कि √9.3 हमें कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक को पॉइंट बी पर रख कर डी तक प्रकार को हम खोलेंगे। ये आ गई मेरे पास वो लेंथ √9.3 की। ठीक है, अब क्या करना है, प्रकार को इस पॉइंट से नीचे की ओर घुमाना है। ठीक है, तो हम यहाँ से प्रकार को नीचे की तरफ घुमाएंगे। अब देखो ये चाप जहाँ कटा है, ठीक है, वही हमारा बिंदु क्या है, वही हमारा बिंदु संख्या रेखा पर किसको दर्शाएगा, √9.3 को दर्शाएगा। यानी ये जो पॉइंट हमें मिला है इसे हम ई नाम दे सकते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट ई है वो है √9.3। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। यानी हम जानते हैं कि जो भिन्न होती है, ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। तो जो ये हर है इसका हमें क्या करना है, परिमेयीकरण करना है। परिमेयीकरण का मतलब होता है जो रूट वाली संख्या है तो इस रूट को हमें क्या करना है, हटाना है। ठीक है, देखो रूट कब हटता है, रूट तभी हटता है जब मैं इसी संख्या का इससे गुणा कराता हूँ। तो जब इस संख्या का मैं इससे गुणा कराता हूँ तो ये क्या हो जाता है, इसका वर्ग हो जाता है। तो वर्ग से वर्गमूल हट जाता है और हमारा उत्तर क्या आ जाता है, x आ जाता है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका होता है कि एक हमने सर्वसमीका पढ़ी थी कि a + b × a - b बराबर क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो यहाँ a के ऊपर वर्ग है, यहाँ b के ऊपर वर्ग है। तो अगर a रूट वाली संख्या होगी तो रूट इससे क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये सर्वसमीका याद रखनी है, दूसरा ये मेथड हमें याद रखना है, इसका इसी से गुणा। ठीक है, तो अब क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न में देखो, पहला प्रश्न है 1/√7। तो मुझे यहाँ से नीचे से रूट हटाना है। तो रूट हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, √7 का नीचे √7 से गुणा करना पड़ेगा। और हम जानते हैं ऐसा हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम अंश और हर में दोनों तरफ √7 का गुणा करेंगे। ठीक है, ताकि √7 से √7 वापस कट जाए और उत्तर हमारा यही रहे। तो ऐसा करने पर उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से हम नीचे से रूट हटा सकते हैं। ठीक है, आगे क्या करेंगे, 1 का √7 से गुणा करेंगे तो हमें √7 ही मिलेगा। तो ऊपर आ गया √7 बट्टा √7 का √7 से गुणा करेंगे नीचे, तो ये हो जाएगा √7 का वर्ग, है ना, √7 का वर्ग। अब वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, है ना, तो उत्तर क्या आएगा, √7/7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी परिमेयीकरण का मतलब यही होता है कि नीचे वाली संख्या में से आपको रूट को हटाना है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे अगर आपको दिया होता 1/√3 तो आप क्या करते, ऊपर नीचे जो है √3 का गुणा करते, है ना, तभी तो √3 का गुणा होकर वर्ग हटेगा, वर्गमूल हटेगा, है ना। तो ऊपर तो गुणा होकर क्या हो जाएगा, √3 बट्टा नीचे क्या हो जाएगा, √3 का वर्ग। अब वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा तो उत्तर आएगा √3/3। ठीक है, ये प्रश्न केवल मैंने समझाने के लिए बताया आपको। तो अगर ऐसे आपको प्रश्न मिलते हैं तो आपको परिमेयीकरण कैसे करना है पता चल गया। ठीक है, अब देखो सेकंड में हमें क्या करना है। सेकंड क्या है, 1/√7 - √6। ठीक है, तो अब देखो मैंने एक सर्वसमीका बताई थी, क्या बताई थी, a + b × a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। अगर ये चीज़ मुझे मिल जाती है तो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ मेरे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे ये क्या है, √7 - √6। तो ऊपर नीचे हम इसका उल्टे का गुणा करेंगे, यानी √7 + √6 का गुणा करेंगे। अब नीचे गुणा करेंगे तो हमें ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, √7 + √6, यानी ये दोनों कटेंगे तो हमारे उत्तर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, अब ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से हमें एक सर्वसमीका मिल गई।
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ ए तो है √7 और बी क्या हो जाएगा √6। तो अब देखो एक का इस पूरे से गुणा करूंगा तो मुझे ऊपर तो यही मिलेगा, है ना। ऊपर क्या मिलेगा √7 प्लस √6, और नीचे में जब इसका गुणा करूंगा, इसका गुणा करूंगा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है √7, बी क्या है √6। समझ आया। चलो अब देखो ऊपर तो कुछ नहीं करना है, √7 प्लस √6 ही होगा, लेकिन नीचे देखो ये वर्ग है और ये वर्गमूल है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, उत्तर क्या आ जाएगा 7, माइनस वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, उत्तर क्या आएगा 6। अब ये हो गया √7 प्लस √6 बट्टा 7 में से 6 गया, कितना बचा 1। अब जब नीचे 1 होता है तो हम इसको हटा देते हैं, तो हमारा लास्ट उत्तर क्या हो जाएगा √7 प्लस √6। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं तीसरा कर रहा हूँ। अब देखो थर्ड क्या है, थर्ड है 1/√5 प्लस √2। ठीक है, तो ये कैसा है प्लस का है, हमें ऊपर नीचे किसका गुणा करना है, इसी के माइनस का गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ इंटू करके बट्टा लगाना है, ये प्लस का है √5 और यहाँ पर √2, यहाँ प्लस है तो मुझे यहाँ माइनस का ऊपर नीचे गुणा करना है। तो नीचे तो हो गया, अब ऊपर भी गुणा कर दो। ठीक है, एक का इससे गुणा करेंगे तो एक का किसी से भी गुणा करो वही संख्या आती है। तो नीचे तो क्या आ गया, नीचे हमारा आ गया ऊपर क्या आ गया √5 माइनस √2, और नीचे हमारी सर्वसमीका अप्लाई हो रही है। ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए क्या है √5, बी क्या है √2। अच्छा, ऊपर क्या है √5 माइनस √2। अब ये वर्ग और ये वर्गमूल हट गया, क्या आया 5, माइनस वर्ग से वर्गमूल हट गया, उत्तर क्या आया 2। अब 5 में से 2 गया, कितना बचा 3, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √2 बट्टा 3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ देखो, इसका फोर्थ है 1/√7 माइनस 2। हमें क्या करना है, ऊपर नीचे इसके प्लस का गुणा करना है, यानी इसका उल्टा से गुणा करना है। 1/√7 माइनस यहाँ रूट नहीं है, 2 गुणा ये माइनस का है तो प्लस का ले लो, √7 प्लस 2, और ऊपर भी हमें √7 प्लस 2 का गुणा करना है। ठीक है, ऊपर गुणा तो यही आएगा √7 प्लस 2 बट्टा ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है √7 है, बी क्या है 2 है, ऊपर √7 प्लस 2 है बट्टा वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, क्या आएगा उत्तर 7। अब देखो यहाँ पर जो है वर्गमूल नहीं है, तो 2 का वर्ग हमें करना है। 2 का वर्ग मतलब 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। समझ आया। चलो √7 प्लस 2 बट्टा 7 में से 4 गया, कितना बचा 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नए क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है